Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HAS Prelim Express series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया. एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है ये इस सीरीज की कंटिन्यूएशन में हमारा सेकंड लेक्चर है. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नर जनरल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1773 टू 1856. तो अब हम 1856 से गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स सम पब्लिकेशंस बाय निम्बस एकेडमी, जिसमें फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट यू हैव हिमाचल प्रदेश कंप्रिहेंसिव जीके बुक, जो आपको विद कलर्ड मैप्स एंड माइंड मैप्स देखने को मिलती है. देन इन द मिडल यू हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, both in basic level and advanced level. Then on the right we have हिमाचल प्रदेश CSAT book, जिसमें आपको previous 8 years के सॉल्व पेपर देखने को मिलते हैं CSAT के. तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर तक हमने जो वेरियस इवेंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था. तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा आपका फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग. तो सबसे पहले, जैसा हमें पता है, हम उनके टेन्योर का ध्यान रखेंगे कि कौन से ईयर्स में हमें लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर देखने को मिलता है. तो बात करें इनके टेन्योर की, तो इनका टेन्योर 1856 से 1857 तक हमें लॉर्ड कैनिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं. देन आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से 1862 तक हमें वो एज द फर्स्ट वाइसरॉय देखने को मिलते हैं ब्रिटिश इंडिया में. क्लियर? तो देख लेते हैं इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. फर्स्टली, 3 यूनिवर्सिटीज वर सेटअप एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857. आपको तीनों प्लेसेस के नाम ध्यान में रखने हैं. सेकेंडली, ईयर ध्यान रखना है, तो 1857 में. देन रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिलता है इन्हीं के टेन्योर के अंडर. और जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं हमारे पास उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इस पोस्ट को रिडेजिग्नेट कर दिया जाता है किसमें? एज अ वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपके पास आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग. और अगर हमारे पास क्वेश्चन बनता है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो भी आपके पास आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग. मूव करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है. तो इन्हीं के पीरियड के अंदर हमें वेरियस जुडिशियल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको इंडियन पीनल कोड इन 1860 ईयर आप ध्यान में रखेंगे. देन सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1859. देन वी हैव क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1861. तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, आपको ईयर्स याद होने चाहिए. देन वी हैव इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861. इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, फैक्ट को याद कर लेंगे. देन we have Indian Police Act of 1861. अब इनके द्वारा, इन वेरियस एक्ट्स के द्वारा वेरियस जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रिटिश इंडिया में. देन मूव करते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, लॉर्ड एल्गिन. 1862 से 63 तक हमें एज अ वाइसरॉय देखने को मिलते हैं. एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड ही एक्सपीरियंस द वहाबी मूवमेंट. जो वहाबी मूवमेंट थी उसको कौन लीड कर रहे थे? सैयद अहमद बरेलवी. तो ये इस वहाबी मूवमेंट के लीडर थे. अब डिस्कस कर लेते हैं कि वहाबी मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे. तो जो वहाबी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था, तो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव था टू प्यूरिफाई द इस्लाम इन इंडिया. क्लियर? एंड जो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था to overthrow the non-Muslim powers from India. जो non-Muslim powers हैं इंडिया में, और उस टाइम जो मेजर पावर हमें कौन देखने को मिलती है? ब्रिटिशर्स. तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था?
to overthrow the Britishers from India and again establish the hegemony of Muslims in India. क्लियर, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है. देन नेक्स्ट जो आपको वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, लॉर्ड लॉरेंस देखने को मिलते हैं. 1864 से 69 का इनका टेन्योर आपको देखने को मिलता है, और इन्हीं के टेन्योर के अंदर हमें एंग्लो भूटान वॉर देखने को मिलती है. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में 1865 में. तो यहां पे 3 हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं. तो आपको ध्यान में रखना है कौन से ईयर में, 1865 में, और कौन से प्लेसेस पे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. देन ही वाज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. तो ये जो इनकी पॉलिसी है मास्टरली इनएक्टिविटी की, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो ये जो इनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये किस कंट्री से रिलेटेड थी? इट वाज रिलेटेड टू अफगानिस्तान. तो हम देखते हैं कि 1863 में जो रूलर ऑफ अफगानिस्तान होते हैं दोस्त मोहम्मद, उनकी डेथ हो जाती है. तो आफ्टर हिज डेथ एक सिविल वॉर देखने को मिलती है, हमें सिविल वॉर देखने को मिलती है अफगानिस्तान में फॉर द सक्सेशन. अब जो लॉर्ड लॉरेंस की ये जो पॉलिसी होती है मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द अफगानिस्तान. कि जो अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं हम उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट वी विल हैव अ कॉशियस ऑब्जर्वेशन, we will have the cautious observation over the internal affairs of the Afghanistan, but we will not interfere in their internal matters. Clear? तो ये थी इनकी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. मूव करते हैं आपके नेक्स्ट जो वाइसरॉय हैं 1869 से 72 तक, लॉर्ड मायो. इनके टेन्योर में हमें बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो फैक्ट्स हैं. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम हमें सेंटर और स्टेट या सेंटर और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बीच में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है. अब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो आपकी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. क्लियर? देन फर्स्ट सेंसस इन 1872. ये जो आपका 1872 का सेंसस होता है ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस होता है. अब ये नॉन सिंक्रोनस सेंसस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंसस था ये साइमल्टेनियसली आपको ऑल ओवर द इंडिया देखने को नहीं मिलता है. और उसके अलावा ये जितना भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी होती है या जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स होती हैं हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है. तो इट वाज ए नॉन सिंक्रोनस सेंसस. देन नेक्स्ट पॉइंट, मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलीट्स वाज सेट अप इन 1875. कहां पे? अजमेर में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो आपके प्रिंसली रूलर्स हैं उनको ट्रेन करना इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनहांस देयर गवर्नेंस स्किल्स. तो इसका ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपके पास क्वेश्चन बनता भी है कि लॉर्ड मायो वाज द ओनली गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हु वाज किल्ड इन इंडिया. ठीक है, और इनकी डेथ कहां पे होती है? पोर्ट ब्लेयर में. ठीक है, किसके द्वारा इनको किल किया जाता है? बाई शेर अली अफरीदी. तो ये आपने नाम ध्यान में रखना है. उनकी डेथ किस प्लेस पे होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है. देन ही एस्टेब्लिश्ड द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. एंड ही एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स. ये पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखना है. मूव करते हैं नेक्स्ट आपके जो वाइसरॉय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक. अब इनके टेन्योर का जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, सबसे पहले उनका टेन्योर हमें ध्यान में रखना है 1872 से 76. 1872 से
1876 इनका टेन्योर है। और इनके टेन्योर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमें ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1872। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 1872 के अंदर, जिसके अंडर सिविल मैरिजेस और जो आर्य समाज मैरिजेस थी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन इसी के अंडर आपको इंटरकास्ट मैरिजेस भी देखने को मिलती हैं, और इवन जो 14 ईयर्स से नीचे की जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनकी शादी को बैन कर दिया जाता है इसी यूनिवर्सल मैरिज एक्ट के अंडर। देन हमें कुका मूवमेंट देखने को मिलती है पंजाब में, ठीक है, इन्हीं के टेन्योर के अंडर कुका मूवमेंट देखने को मिलती है वेस्टर्न पंजाब में। अब इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज ए सोशो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो जो उसका सोशल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था टू प्यूरिफाई द सिक्खी इन पंजाब, एंड जो उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स फ्रॉम पंजाब एंड अगेन एस्टेब्लिश द हेजेमोनी ऑफ द सिक्स इन पंजाब। क्लियर? उसके जो मेन लीडर थे कुका मूवमेंट से रिलेटेड, जो आपको मेन लीडर्स देखने को मिलते हैं वो हैं आपके भगत जवाहर मल एंड राम सिंह, बाबा राम सिंह। ये आपके इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो आपकी कुका मूवमेंट से रिलेटेड हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, जो आपको देखने को मिलेंगे 1876 से लेके 1880 का टेन्योर है इनका। लॉर्ड लिटन 1876 से 80। अब इनके टेन्योर से भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं हमें प्री के एग्जाम, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। जो वेरियस इवेंट्स इनके टेन्योर में उनको हम नोट डाउन करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की काफी प्रोबेबिलिटी आपको रहती है। सबसे पहले जो फर्स्ट दिल्ली दरबार है, ठीक है, इनके टेन्योर में हमें फर्स्ट दिल्ली दरबार देखने को मिलता है। और वो क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता है? टू सेलिब्रेट क्वीन विक्टोरियाज अजम्पशन ऑफ द टाइटल कैसर ए हिंद। तो इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमें दिल्ली दरबार देखने को मिलता है 1877 में। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-78 एक फेमाइन कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। किसके अंडर? सर रिचर्ड स्टार्ची। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और शायद एचएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास पहले आया भी है, ठीक है। कि तो किसके अंडर एक फेमाइन कमीशन एस्टेब्लिश किया जाता है? रिचर्ड स्टार्ची के अंडर। देन आपको इनके टेन्योर के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 देखने को मिलता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरियस आपके वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि जो आपके ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर थे ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन को कंटेन करने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। देन आपको आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 देखने को मिलता है। इस एक्ट के अंडर जो आपके लाइसेंसिंग प्रोविजंस होते हैं उनको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इंडियंस के लिए, ना कि यूरोपियंस के लिए। तो गन का जैसे वेरियस जो आर्म्स हैं उनका लाइसेंस लेना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इस आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 के अंडर। और उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन फ्यूचर हमें कोई आर्म्ड रिवोल्ट ना देखने को मिले इंडियंस की तरफ से, इसलिए आपके पास ये आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 लाया जाता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैक्सिमम एज होती है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए उसको 21 ईयर से घटा के कितना कर दिया गया है? यहाँ पे 19 ईयर्स। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्री के पर्सपेक्टिव से। देन नेक्स्ट जो आपके पास वाइसरॉय हैं वो आपको देखने को मिलते हैं लॉर्ड रिपन, और इनका जो टेन्योर है 1880 से 84 का टेन्योर देखने को मिलता है लॉर्ड रिपन का। अब इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली ही वाज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द लिबरल पार्टी पीएम डब्ल्यू ग्लैडस्टोन। तो आपको
ध्यान में रखना है उस टाइम पीएम कौन होते हैं जब इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश के, डब्ल्यू ग्लैडस्टोन। देन he repealed the controversial आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 के जो एक्ट हमने प्रीवियस वायसरॉय के टेन्योर में डिस्कस किए थे, तो इनको रिपील कर दिया जाता है किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। देन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलती है 1882, जिसके अंदर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। किसके अंडर, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन एट ग्राउंड लेवल्स। उसके बाद आपको द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 देखने को मिलता है। इस फैक्ट्री एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वर्किंग कंडीशंस है लेबरर्स की फैक्ट्रीज में उसको इंप्रूव करना। इवन इस एक्ट के अंदर जो चिल्ड्रन 7 साल से नीचे की एज के होंगे, ठीक है, दे कुड नॉट बी एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द फैक्ट्रीज। तो 7 साल के जो नीचे के बच्चे होंगे उनको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। देन आपको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जिसको हम व्हाइट म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। तो उसके एक बार बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे। अब इस कंट्रोवर्सी से पहले जो भी वेरियस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे इंडिया में, उनके खिलाफ अगर कोई केस है, ठीक है, तो उनको सिर्फ ट्रायल किया जा सकता था किसके द्वारा, ब्रिटिश जजेस के द्वारा। जो इंडियन जजेस थे वो उनके केसेस को हियर नहीं कर सकते थे। किनके केसेस को, जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे आपके इंडिया में। बट इस एक्ट के अंडर ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी इसको खत्म कर दिया जाता है, और अब जो आपके इंडियन ओरिजिन के जजेस हैं वो भी ट्रायल कर सकते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को। तो अब इस एक्ट के अगेंस्ट एक बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिलता है हमें, किसके द्वारा, जो यूरोपियन कम्युनिटीज होती हैं इंडिया में। और उन कम्युनिटीज के प्रेशर के अंडर बाद में ये जो आपका एक्ट है इसको काफी हद तक बहुत वीक और डाइल्यूट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको देखने को मिलता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। देन आपको हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन देखने को मिलता है। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, इट वॉज मेनली फोकस्ड ऑन द प्राइमरी, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस था। ये 1882 में आपको देखने को मिलता है। बट इट ऑल्सो मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग योर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वीमेन एजुकेशन। बट जो प्राइमरी इसका फोकस एरिया था वो क्या था, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है। देन एक फेमाइन कोड इंप्लीमेंट किया जाता है इनके टेन्योर के अंडर, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंट फेमाइंस देखने को मिलते हैं इंडिया में। और जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस होता है वो भी हमें इनके टेन्योर के अंदर 1881 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस था वो हमें 1872 में देखने को मिलता है। बट जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस था आपका वो आपको 1881 में देखने को मिलता है लॉर्ड रिपन के टेन्योर में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हैं हमारे, ठीक है, वो कौन थे इस पीरियड में। जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम क्या था जब ये आपको सेंसस देखने को मिलता है 1881 का। मूव करते हैं, जो आपके नेक्स्ट वॉइस रॉय हमारे पास लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेके 1888 का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। 1884 से 1888 तक का इनका टेन्योर है। जो इनके टेन्योर के इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, एक तो हमें जो थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर है वो देखने को मिलती है 1885-1886 में, और इसके अंदर जो अपर बर्मा का पोर्शन है उसको एनेक्स कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन आपको आईएनसी की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1885 में, अंडर हुम एओ हयूम। देन जो लॉर्ड डफरिन है, ही क्रिटिसाइजेस द आईएनसी बाय सेइंग इट द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी फॉर द ऑफ द पीपल। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस पर्सनैलिटी ने पास की है। तो अगर आईएनसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, लॉर्ड डफरिन। क्लियर?
नेक्स्ट जो आपके पास वाइसरॉय है 1888 से लेके 1894 का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। इनका नाम लॉर्ड लैंसडाउन है। और इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, फर्स्टली एक सेकंड फैक्ट्री एक्ट लाया जाता है। और जो हमने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में देखा था कि 7 साल के नीचे के जो चिल्ड्रन हैं इनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता एज ए लेबरर इन द फैक्ट्रीज, तो उसको 7 साल की एज को बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 9 ईयर्स। तो अब 9 ईयर्स से नीचे के बच्चों को या 9 ईयर से नीचे के जो चिल्ड्रन हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता एज ए लेबरर इन द फैक्ट्रीज। और वेरियस सेफ्टी से रिलेटेड वर्किंग कंडीशंस को लेकर बहुत से प्रोविजंस होते हैं इसके एक्ट के अंडर, जो आपके पास सेकंड फैक्ट्री एक्ट देखने को मिलता है हमें 1891 में। देन इन्हीं के टेन्योर में हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देखने को मिलता है और एक डूरंट कमीशन सेटअप किया जाता है 1893 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस कमीशन का, टू डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया। अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो टू डिमार्क द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री को डिमार्केट करने के लिए आपके पास ये कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। देन नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन टू 1894 से 99 का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। और इसी टेन्योर के दौरान हमें ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896-97 देखने को मिलता है, जो हमें ध्यान में रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, जिनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट वाइसरॉय है हमारे लिए। 1899 से 95 का इनका टेन्योर देखने को मिलेगा आपको। नाम है लॉर्ड कर्जन। और इनके टेन्योर में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर? फर्स्टली, फॉलोइंग द फेमाइन ऑफ 1899-900, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने एक फेमाइन कमीशन बनाया था किस पर्सनैलिटी के अंडर, ठीक है, लेड बाय मैकडोनल्ड। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर्सन के अंडर फेमाइन कमीशन अपॉइंट किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन। देन इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1899, ईयर आपको याद रखना है, ठीक है, कॉइनेज एक्ट ऑफ 1899। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, टू स्टेबलाइज द इंडियन करेंसी। और इवन इंडियन करेंसी इज पैक्ड विद द ब्रिटिश पाउंड। जो इंडियन करेंसी है इट पैक्ड विद द ब्रिटिश पाउंड, और एक पाउंड 15 रुपीज के बराबर रखा जाता है। 1 पाउंड वॉज इक्वल टू 15 रुपीज। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक पुलिस कमीशन ऑफ 1902 अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड एक कमीशन बिठाया जाता है किस पर्सनालिटी के अंडर, सर एंड्रयू फ्रेजर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट। तो इनके अंडर एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट ऑफ 1904 देखने को मिलता है। किस पर्पस से, टू प्रिजर्व द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। क्लियर? देन पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है इनके टेन्योर का, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया जाता है, एज पर द ब्रिटिशर्स, बिकॉज जो आपका बंगाल का प्रोविंस है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत टफ होता है। और ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा जाता है कि जो आपका ईस्ट बंगाल का पोर्शन है, ठीक है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रॉपरली वर्क नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट साइज। तो इसीलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिलता है हमें 1905 में। और इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1905। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ही अपॉइंटेड अ इरिगेशन कमीशन। इरिगेशन कमीशन को भी अपॉइंट किया जाता है 1901 में किस पर्सनालिटी के अंडर, सर कॉलिन स्कॉट के अंडर। क्लियर? मूव करते हैं आपके नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, लॉर्ड मिंटो टू। टेन्योर इनका रहेगा 1905 से 10। लॉर्ड मिंटो 1905 टू 1910। इनके टेन्योर के
जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हिज रेन इज मार्क्ड एज द एरा ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। देन स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलती है आपको 1905 से 11 तक। तो आप मुझे बताइएगा जो स्वदेशी मूवमेंट है एग्जैक्टली किस डेट को लॉन्च की जाती है। स्वदेशी मूवमेंट किसके प्रोटेस्ट में लॉन्च की जाती है? तो जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है कर्जन के अंडर, ठीक है, उस इवेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए या रिवर्स करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए हमें देखने को मिलती है स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। देन सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 देखने को मिलता है हमें। ये इवेंट हमने काफी डिटेल में जो आपके आईएनसी सेशन की वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको हम यहां पे फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? देन आपको मुस्लिम लीग की स्थापना देखने को मिलती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, कहां पे? ढाका में 1906 में। देन आपको पार्लियामेंट रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं 1909 में, जिसके अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है किसको? मुस्लिम्स को। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। नेक्स्ट वाइसरॉय आपके पास लॉर्ड हार्डिंग टू। 1910 से लेके 1916 का इनका टेन्योर है, आपको ध्यान में रखना है। देन इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, फर्स्ट वन एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है 1911 में। देन थर्ड दिल्ली दरबार देखने को मिलता है आपको 1911 में, और वो दिल्ली दरबार क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5। क्लियर? और जो फर्स्ट दिल्ली दरबार है, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में देखने को मिलता है हमें, किसके टेन्योर में? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टेन्योर में 1877 में। और जो सेकंड दिल्ली दरबार है, सेकंड दिल्ली दरबार, वो आपको देखने को मिलता है 1903 में। और इस टाइम आपके पास वाइसरॉय कौन है? हमने अभी डिस्कस किया, लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के टेन्योर में सेकंड दिल्ली दरबार आपको देखने को मिलता है। और जो थर्ड दिल्ली दरबार है वो आपको किसके टेन्योर में देखने को मिलता है? लॉर्ड हार्डिंग के। क्लियर? जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर वी सी द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल होती है उसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैलकाटा से दिल्ली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि जो बंगाली नेशनलिज्म है उसको टैकल करने के लिए, कि जो आपका बंगाल का रीजन होता है, इट वॉज हॉट बेड ऑफ द नेशनलिज्म, जहां पे आपको फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से जो आपकी कैपिटल है उसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैलकाटा से दिल्ली। इसके अलावा जो दिल्ली है वो बहुत से इंपॉर्टेंट जो आपके एम्पायर्स देखने को मिलते हैं उनकी कैपिटल रही होती है, तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखा जाता है। एंड थर्ड वन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, जो आपकी 1864 में हमें जो ब्रिटिशर्स की है समर कैपिटल है वो कहां देखने को मिलती है? शिमला। तो 1864 में शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है ब्रिटिश टेरिटरीज की। तो ये जो शिमला होता है और जो दिल्ली है इसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। तो इसीलिए इस वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि जो आपकी कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैलकाटा टू दिल्ली। मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो यहां पे आपको हिंदू महासभा की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1915 में। आपको इवेंट ध्यान में रखना है और यहां से क्वेश्चन भी हमारे पास बना हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आया था हमारे पास यहां से। तो आपको हिंदू महासभा की फाउंडेशन याद रखनी है 1915 में, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखने को मिलते हैं 1916 से 1921 का इनका टेन्योर है। उनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन वी हैव लखनऊ पैक्ट। तो ये जो आईएनसी सेशंस की वीडियो थी वहां पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अब फिर से डिटेल में जाने का मतलब नहीं बनता है। तो लखनऊ पैक्ट आपको देखने को मिलता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में और आईएनसी के बीच में 1916 में। देन होम रूल लीग मूवमेंट देखने को मिलती है 1916 में, किसके अंडर? एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के अंदर। और इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सिक्योर द सेल्फ
government for India, to secure the self government for India, but within the British Empire, within British Empire. It was somewhat similar to the आपका जो आपका डोमिनियन स्टेटस है, जो डोमिनियन स्टेटस है इसके सिमिलर ही ये प्रोविजन था। क्लियर। देन हमें मल्टीपल गांधीयन मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं इस पीरियड में, जिनको हम जब डिस्कस करेंगे, गांधीयन मूवमेंट्स करके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम इन इवेंट्स की डिटेल में जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, ईयर्स हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सी ईयर में कौन सी गांधीयन मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। तो आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह इन 1980 बाई गांधी जी। देन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलता है मोंटागू अगस्त डिक्लेरेशन इन 1917, किससे रिलेटेड होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके। क्लियर। देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन देखने को मिलता है, जिसको सेटलर कमीशन भी कहा जाता है। कौन सी ईयर में? 1917 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू लुक इनटू द कंडीशंस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड मेक वेरियस रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्लियर। देन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखने को मिलता है, हमें राउलेट एक्ट देखने को मिलता है, जिस एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ होता है राउलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसके अंदर जो आपकी हैबियस कॉर्पस की रिट है, ठीक है, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। किस एक्ट के अंदर? राउलेट एक्ट ऑफ 1919। अभी इसी जो आपके पास राउलेट एक्ट है, ठीक है, इसी के प्रोटेस्ट में या इसी के फर्दर प्रोटेस्ट के कारण हमें जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिलता है 1919 में। क्लियर। देन लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो ये भी हमने आईएनसी सेशंस की वीडियो में डिस्कस किया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने के क्या रीजन थे। क्लियर। मूव करेंगे नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ, जो आपके पास है लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 का इनका टेन्योर है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 इनका टेन्योर है, और इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फर्स्ट वन हमें मोपल्ला रेबेलियन देखने को मिलता है मलाबार रीजन में, जो आपका केरला का एरिया है, वहां पे हमें मोपल्ला रेबेलियन देखने को मिलता है 1921 में। और उसको लीड कौन करते हैं? एक वीके हाजी करके एक पर्सन है, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो रेबेलियन था, स्टार्टिंग में तो ये एक पीजेंट्री रिवोल्ट था, और मेनली यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं वो आपके जो लैंड ओनर्स होते हैं उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे होते हैं। लैंड ओनर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया जाता है पीजेंट्स या कल्टीवेटर्स के द्वारा। बट ये जो आपके जो लैंड ओनर्स होते हैं, मोस्टली जो आपके लैंड ओनर्स होते हैं ये हिंदू होते हैं, और ये जो आपके कल्टीवेटर्स हैं ये मोस्टली कौन होते हैं? मुस्लिम्स। तो ये रिबेलियन जो स्टार्टिंग में एक पीजेंट्री रिवोल्ट था, बाद में कुछ रीजन की वजह से एक कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि इनके टेन्योर के अंदर हमें मोबल्ला रेबेलियन देखने को मिलता है। देन चौरी चौरा इंसिडेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिलती है 12 फरवरी 1922 में। देन स्वराज पार्टी की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1922 में। यह भी हमने आईएनसी के सेशन में डिस्कस किया था कि जो आपकी स्वराज पार्टी है उसकी फाउंडेशन के क्या रीजन थे। देन डिसीजन वाज टेकन टू होल्ड द साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज बोथ इन दिल्ली एंड लंदन। कौन से ईयर में डिसीजन लिया गया? 1923 में। आईएनसी के सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में जो आपका इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो हमें सिर्फ कहां पे देखने को मिलता था? सिर्फ लंदन में। तो जो आईएनसी थी वो चाहती थी कि इस एग्जाम को लंदन के साथ साथ इंडिया में भी किसी सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया जाए, बिकॉज इट वॉज कॉस्टली अफेयर फॉर इंडियंस कि आप सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए इंडिया से जा रहे हैं कहां पे? लंदन में। क्लियर। तो यहां पे 1923 में डिसाइड किया गया कि लंदन के अलावा इंडिया के दिल्ली में भी आपको ये एग्जाम कंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा।
देन नेक्स्ट आपको काकोरी ट्रेन रॉबरी देखने को मिलती है 1925 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फंड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को फंड करने के लिए काकोरी ट्रेन रॉबरी देखने को मिलती है हमें 1925 में। कई बार आपसे एग्जाम में उस ट्रेन का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है, नंबर 8 डाउन ट्रेन का नाम। क्लियर? देन आरएसएस की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है हमें 1925 में। किस पर्सनालिटी के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव हेजवार के अंडर। ठीक है, 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है ये पॉइंट। क्लियर? मूव करते हैं आपके नेक्स्ट वाइसरॉय की तरफ। 1926 से लेके 31 तक का इनका टेन्योर है, लॉर्ड इरविन। अब इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो साइमन कमीशन है उसको 1927 में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और 1928 में हम देखते हैं कि वो इंडिया में पहुंचते हैं, और 1930 में जो उनकी रिपोर्ट है उसको वो सबमिट करते हैं। देन एक हार्डकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन देखने को मिलता है हमें 1927 में। ठीक है, इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो रिलेशंस हैं बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स और जो आपका ब्रिटिश क्राउन होता है उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको क्लियरली और डिटेल में स्पेसिफाई करना। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स के रिलेटेड ये आपके पास कमीशन होता है। उसका नाम याद रखना है आपने, क्या है? हार्डकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927। देन हमें नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलती है 1928 में। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स देखने को मिलता है, और वो क्यों किया जाता है? टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए आपके पास एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं जेम्स स्कॉट करके। ठीक है, वो लाठीचार्ज का ऑर्डर कर देते हैं, और उसी लाठीचार्ज में हमें लाला लाजपत राय की कुछ टाइम बाद डेथ देखने को मिलती है। तो उनकी डेथ को अवेंज करने के लिए प्लान किया जाता है कि इस पर्सन का असैसिनेशन कर दिया जाएगा। बट ड्यू टू द जो उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, जो आपके पास ये जो आपके रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो पहचान नहीं पाते हैं जेम्स स्कॉट को और सॉन्डर्स को। तो जेम्स स्कॉट की जगह पर, ठीक है, किसका मर्डर कर दिया जाता है? सॉन्डर्स का 1928 में। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है दिवाली डिक्लेरेशन ऑफ 1929, 31 अक्टूबर 1929। अब ये दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके पास दिवाली से कुछ एक दिन पहले को देखने को मिलती है, इसलिए इसको नाम दिया गया दीपावली डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन के अंडर क्या था? इस डिक्लेरेशन के अंडर जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि इंडिया को इन फ्यूचर डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो इस डिक्लेरेशन के अंदर हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो लाहौर का सेशन है 1929 का, जहां पे पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया जाता है एज गोल ऑफ द कांग्रेस, कि जो कांग्रेस का गोल रहेगा वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। क्लियर? देन आपको 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च देखने को मिलता है। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस डेट को दांडी मार्च को लॉन्च किया गया था 12 मार्च 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलती है हमें। देन हमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है 5 मार्च 1931 में। अब ये दोनों इवेंट भी हमने आईएनसी सेशन वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं कि रेवल जो आपके पास ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था और गांधी इरविन पैक्ट हमें क्यों देखने को मिलता है। क्लियर? जो नेक्स्ट वाइसरॉय हमारे पास 1931 से 36 का इनका टेन्योर है, लॉर्ड विलिंगडन। अब लॉर्ड विलिंगडन के टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वन, जो कॉम्युनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर किए जाते हैं बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कौन सी डेट को? 1932 में जो कॉम्युनल अवार्ड्स हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं ब्रिटिश पीएम के द्वारा। अब इस कॉम्युनल अवार्ड के अंदर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देखने को मिलता है टू द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग दलित्स।
तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है जो 1909 में किसको दिया गया था, मुस्लिम्स को। तो वैसे ही जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, उसके जो वेरियस सेक्शंस हैं, वेरियस कम्युनिटीज हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है इस अवार्ड के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी को मल्टीपल कम्युनिटीज में हमने डिवाइड कर देना है। और इसी के अगेंस्ट में जो महात्मा गांधी हैं बाद में एक फास्ट अनटू डेथ भी रखते हैं, फास्ट अनटू डेथ भाई गांधी जी इन यरवाड़ा जेल, आपको जेल का नाम याद रखना है, ठीक है। और ये जो फास्ट अनटू डेथ है, इसको इट वाज ब्रोकन आफ्टर द पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट देखने को मिलता है महात्मा गांधी के बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसके बाद ये जो फास्ट अनटू डेथ है, ठीक है, इट वाज कॉल्ड ऑफ। क्लियर। देन आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती है इनके टेन्योर में, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती है। तो हम आईएनसी के सेशन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ सेकंड जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको कांग्रेस की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1933। इंडिविजुअल तो मतलब यहां पे आपको मास पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलती है। कुछ एक इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है गांधी जी के द्वारा टू परफॉर्म सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का हमें उतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है जो हमें 1930 की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसका जो इंपैक्ट देखना पड़ता है, क्योंकि वो एक आपके पास मास मूवमेंट होती है। तो जिस स्केल पे उस मास मूवमेंट का इंपैक्ट होता है उतना हमें नहीं देखने को मिलता है ऑफ दिस इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1933। तो फाइनली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको फाइनली फॉर्मली कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। कौन से ईयर में? 1934। क्लियर। देन 1934 में भी हमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1934 में बाय वेरियस सोशलिस्ट लीडर्स। देन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखने को मिलता है, और इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है जो बर्मा है, बर्मा वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, किस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन एक ऑल इंडिया किसान सभा देखने को मिलती है 1936 में। कहां पे? जो लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, उसको प्रिजाइड कौन कर रहे होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑल इंडिया किसान सभा की फाउंडेशन देखने को मिलती है हमें 1936 में। कौन से प्लेस में? लखनऊ में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। क्लियर। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936? तो इसके जो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 स्वामी सहजानंद सरस्वती। मूव करते हैं नेक्स्ट। जो आपके पास वायसरॉय 1936 से लेकर 1944 का इनका टेन्योर देखने को मिलता है, लॉर्ड लिनलिथगो। इनके टेन्योर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं हमें 1936 के और 1937 के अंडर कौन से एक्ट के अंडर देखने को मिलते हैं हमें? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखने को मिलते हैं। देन रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए बेलिजरेंट नेशन बाय ब्रिटिशर्स विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडरशिप। तो इसी के प्रोटेस्ट में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होती हैं वो रिजाइन कर देती है 1939 में। देन जो आपकी मुस्लिम लीग है, इट ऑब्जर्व्स डेलिवरेंस डे बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ डेलिवरेंस डे बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन डेट हमें ध्यान में रखनी है 22 ऑफ दिसंबर 1939 में डेलिवरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? इसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है डेलिवरेंस डे। बिकॉज ये जो आपका पीरियड होता है, जिस पीरियड में आपकी ये जो
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं रूल कर रही होती हैं, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इस पीरियड को वो कहती है अ पीरियड ऑफ टायरानी फॉर द मुस्लिम्स, अ पीरियड ऑफ टायरानी फॉर द मुस्लिम्स। तो इसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हमें डेलिवरेंस डे देखने को मिलता है बाई मुस्लिम लीग। देन त्रिपुरी क्राइसिस देखने को मिलती है 1939 की, जो हमने आईएनसी के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन देखने को मिलती है बाई सुभाष चंद्र बोस इन 1939। देन लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑफ मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज यहां पे डिमांड की जाती है किसकी, पाकिस्तान की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से सेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड की जाती है। तो इट वाज द लाहौर सेशन, ठीक है, और कौन सी डेट को, 23 ऑफ मार्च 1940। तो यहां से हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन आपको अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन और बाद में क्रिप्स प्लान होता है जो, वो देखने को मिलता है 1940 में, 1942 में। अब इन ऑफर्स का या मिशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इंडियन लीडर्स की सपोर्ट को हासिल करने के लिए जो वेरियस प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये आपको देखने को मिलते हैं अगस्त ऑफर में और क्रिप्स मिशन में। इसमें मेनली ये कहा गया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। क्लियर है। देन आपको क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलती है 8 अगस्त 1942 को। एंड देन वी हैव डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट द कराची सेशन, सॉरी ये 1943 होगा, एट द 1943, यहां पे 1944 नहीं 1943 का जो कराची सेशन है उसमें हमें डिवाइड एंड क्विट स्लोगन देखने को मिलता है मुस्लिम लीग की तरफ, मुस्लिम लीग की साइड से। क्लियर। अब ये जो डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन होता है, ये जो गांधी जी ने स्लोगन दिया होता है क्विट इंडिया, गांधी जी के द्वारा 1942 में एक स्लोगन दिया जाता है क्विट इंडिया। क्लियर है। तो इसी को टैकल करने के लिए जो मुस्लिम लीग 1943 में स्लोगन देती है वो होता है डिवाइड एंड क्विट। अब इस स्लोगन का मतलब क्या होता है, तो जो मुस्लिम लीग थे वो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे या लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स ने वैसे भी इंडिया को छोड़ के जाना ही है, बट उससे पहले आपको इंडिया को रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू मे क्विट इंडिया। क्लियर, कि पहले आप रिलीजियस लाइंस पे इंडिया को डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर। देन जो आपके पास नेक्स्ट वॉइसरॉय देखने को मिलते हैं हमें लॉर्ड वेवेल, 1944 से 47 का इनका टेन्योर देखने को मिलता है। और इनके टेन्योर के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फर्स्टली हमें सी राजा गोपालचारी, जिसको हम सीआर फॉर्मूला भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है 1944 में। और इसी फॉर्मूला पे डिस्कशन करने के लिए हमें गांधी जिन्ना टॉक्स भी देखने को मिलती हैं सितंबर 1944 में, जो फेल रहती हैं। बात कर लेते हैं ये जो आपके पास सी राजगोपालचारी फॉर्मूला है या सीआर फॉर्मूला है, ये किस चीज से रिलेटेड था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बिटवीन द आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के बीच में और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को लेके और पाकिस्तान की डिमांड को लेके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था उसको रिजॉल्व करने के लिए राजगोपालचारी के द्वारा ये फॉर्मूला लाया जाता है, जिसको सीआर फॉर्मूला कहते हैं। और इसी फॉर्मूले पे बाद में डिस्कशंस होती हैं गांधी जी के बीच में और जिन्ना के बीच में, जो सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। देन वी हैव वेवेल प्लान एंड कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन, 1945 में वेवेल प्लान देखने को मिलता है। और वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए ही हमें जून के मंथ में शिमला कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है 1945 में। अब इन दोनों का भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसको रिजॉल्व करना है और जो इंडियन इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस के जो प्रोविजंस होते हैं
उनके बारे में डिस्कशन करना। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है कैबिनेट मिशन का और वेवल प्लान का। देन जो नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन डे, इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो डायरेक्ट एक्शन डे था किस दिन ऑब्जर्व किया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को। अब डायरेक्ट एक्शन डे की बैकग्राउंड में अगर हम थोड़ा जाते हैं तो इसकी बैकग्राउंड आपको देखने को मिलती है कैबिनेट मिशन जो प्लान है या कैबिनेट मिशन प्लान है जो 1946 का, उसमें इसकी बैकग्राउंड हमें देखने को मिलती है। अब जो कैबिनेट मिशन के वेरियस प्रोविजन थे, उन प्रोविजन में से कुछ एक प्रोविजंस को लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है, एक क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, जो कुछ प्रोविजन थे वो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे, और उसमें उसी जो डिफरेंट इंटरप्रेशन जो डिफरेंट इनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं इसकी प्रोविजंस को लेके, इसी को लेके हमें दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों कैबिनेट मिशन को या कैबिनेट प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में, ठीक है, जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है उनकी रिगार्डिंग इस प्रोविजंस, उसकी वजह से हमें मुस्लिम लीग देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम लीग है वो कैबिनेट मिशन से बैक ऑफ कर लेती है, और यहां पे मुस्लिम लीग के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि अब से वो दे विल नो मोर स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा या तो डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। मतलब हम नो मोर स्टिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के लिए, और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, या तो हमें डिवाइडेड इंडिया चाहिए या वी वुड हैव डिस्ट्रॉयड इंडिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमें मल्टीपल राइट्स देखने को मिलते हैं कंट्री में। क्लियर? देन हमें इलेक्शंस देखने को मिलते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड फॉर्मेशन ऑफ द इंटर्म गवर्नमेंट देखने को मिलती है सितंबर 1946 में। एंड देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ब्रिटिश पीएम है, ठीक है, पीएम का नाम ध्यान रखना है अपने, ब्रिटिश पीएम एटली, वो डिक्लेयर करते हैं कौन सी डेट को, 20 फरवरी 1947 को वो डिक्लेयर करते हैं कि जो पावर्स हैं वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस बाय नो लेस देन 30th of June 1948। तो 1948 जून से पहले पहले जो पावर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, इंडियंस को। क्लियर? तो आपके पास जो नेक्स्ट हमें वाइसरॉय देखने को मिलते हैं लाउड, ये आपके पास है 1947 से 48 का टेन्योर है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, तो ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्हीं के टेन्योर के अंदर हमें जून 3 प्लान देखने को मिलता है, जून 3 प्लान ऑफ 1947। ठीक है, मेनली ये जो आपके पास जून 3 प्लान है, इट लीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और हमें दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस देखने को मिलते हैं, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। देन इन्हीं के टेन्योर के अंदर वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल in the House of Commons on 4th of July, and it received the royal assent on 18th of July 1947। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, जिस दिन रॉयल असेंट मिला था इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को, और जिस दिन वो बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। देन ही अपॉइंटेड 2 बाउंड्री कमीशंस अंडर रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेकेंड वन फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग द वेरियस गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहां पे हमने सबसे पहले इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन उनके जो टेन्योर है, उनके अंडर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्री के बेसिस से, क्योंकि वहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको इवेंट्स दिए होते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि ये इवेंट हमें पर्टिकुलरली किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के पीरियड में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहां से हम
ये 2 टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी यहां से क्वेश्चंस बनते हैं इवेंट से रिलेटेड, वाइसरॉयज या गवर्नर जनरल के टेन्योर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन, अगर इस थीम से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर? तो जो हमारा आज का डिस्कशन था वो यहीं तक का था, और जो आपका ये थीम है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज, ये इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, किसी न्यू थीम को डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया की। ओके, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।